नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। मैं विकास शर्मा आपको +2 की फिजिक्स करवा रहा हूँ। और इसके अंदर लास्ट क्लास में अपने जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे धात्विक चालकों में आवेश का प्रवाह है। यानी अपने किसकी बात कर रहे थे? अपने बात कर रहे थे धात्विक चालकों की। और ये सारी बातें अपने इसके अंदर कंप्लीट पढ़ ली थी। अब अपने नेक्स्ट जो टॉपिक शुरू कर रहे थे वो अपना था अपवाह वेग के बारे में। किसके बारे में था? अपवाह वेग के बारे में था। और अपवाह वेग पढ़ने से पहले अपने कुछ एक बेसिक बातें इसके अंदर पढ़ रहे थे। जैसे अपने बोल रहे थे कि किसी भी चालक के अंदर क्या मिलते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। जो चालक होता है उसमें क्या पाए जाते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। चालक में क्या होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? ये मुक्त इलेक्ट्रॉन अन्य जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है उनसे टक्कर करते हैं। पीछे जो धन आयन बचता है उससे टक्कर करते हैं, या जो पीछे जालक आयन बचता है उस जालक आयन से ये क्या करते हैं? टक्कर करते हैं। यानी लगातार ये मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या करते रहते हैं? टक्कर करते रहते हैं। ये जब टक्कर करते हैं तो इनकी दो टक्करों के मध्य जो पथ तय किया जाता है ये हमेशा किस प्रकार का होता है? ये हमेशा सरल रेखीय पथ होता है। ठीक है, ये पथ हमेशा किस तरीके का रहता है? ये पथ हमेशा सरल रेखीय रहता है। यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन जब टक्कर करते हैं और टक्करों के मध्य जो पथ तय करते हैं ये पथ हमेशा कैसा रहता है? ये पथ हमेशा सरल रेखीय रहता है। यानी कैसे भी ये गति करे वो अलग बात है, परंतु इनका पथ जो रहता है वो हमेशा क्या रहता है? सरल रेखीय रहता है। जैसे ये यहाँ से चलना शुरू कर रहा है तो ये सीधा सरल रेखीय पथ में जाएगा, यहाँ से टकराएगा और फिर से ये क्या करेगा? नई जगह जाएगा, परंतु पथ कैसा रहेगा? इसका सरल रेखीय। फिर ये यहाँ टकराएगा, अन्य दिशा में जाएगा, परंतु पथ फिर से सरल रेखीय। तो ये इस प्रकार से सरल रेखीय पथ में हमेशा क्या करता रहता है? गति करता रहता है। तो इसके अंदर आपके एक आता है मुक्त पथ। क्या आता है? मुक्त पथ। तो देखिए मुक्त पथ का मतलब क्या होता है? मुक्त पथ का मतलब होता है कि जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है ये क्या कर रहे हैं? सरल रेखीय पथ में गति कर रहे हैं। तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा सरल रेखीय पथ में गति करते हुए, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा सरल रेखीय पथ में गति करते हुए दो टक्करों के मध्य, दो क्रमागत टक्कर लिखना यहाँ, दो क्रमागत टक्करों के मध्य जो पथ तय किया जाता है उस पथ को क्या कहा जाता है? उस पथ को कहा जाता है मुक्त पथ। क्या कहा जाता है? मुक्त पथ कहा जाता है। दो टकरें, जैसे ये यहाँ टकरा रहा है, यहाँ से चलना शुरू किया, ये यहाँ टकराया, ये इसकी फर्स्ट टक्कर है, फिर ये यहाँ जा करके टकरा रहा है, ये इसकी सेकंड टक्कर है। तो ये जो ये पथ तय कर रहा है ये क्या कहलाता है? इसका मुक्त पथ कहलाता है। तो यहाँ आप लोग बोलोगे कि जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा सरल रेखीय पथ में गति करते हुए दो क्रमागत टक्करों के मध्य जो पथ तय किया जाता है उस पथ को क्या कहा जाता है? मुक्त पथ कहा जाता है। और इन सभी टक्करों का अगर, मुक्त पथों का अगर आप लोग क्या निकाल लो? मध्य निकाल लो, तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है मध्य मुक्त पथ। क्या कहलाता है? मध्य मुक्त पथ कहलाता है। और इसका मान लगभग 10⁻⁹ मीटर होता है। लगभग लिखा हुआ है भाई, ये ध्यान रखना। लगभग कितना होता है? 10⁻⁹ मीटर होता है। किसका मान है ये मध्य मुक्त पथ का मान है। तो आप लोग ये ध्यान रखोगे कि दो क्रमागत टक्करों के मध्य जो पथ तय किया जाएगा कैसा होगा? मुक्त पथ होगा। और इन मुक्त पथों का अगर आप लोग क्या निकाल लो? मध्य निकाल लो, तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा मध्य मुक्त पथ। और इसका मान लगभग कितना आता है? 10⁻⁹ मीटर आता है। ठीक है। और मुक्त पथ को लिखा जाता है लैम्डा से। किससे लिखा जाता है? लैम्डा से। और मध्य मुक्त पथ को किससे लिखते हैं? लैम्डा बार से लिखते हैं। इस बात का भी ध्यान रखना कि मुक्त पथ को किससे लिखते हैं? लैम्डा से। और मध्य मुक्त पथ को किससे लिखते हैं? लैम्डा बार से लिखते हैं। ठीक है, वो अलग बात है कि अपने जब आगे कैलकुलेशन करेंगे या आपकी बुक की बात की जाएगी तो मध्य मुक्त पथ को भी किससे लिखा गया? लैम्डा से ही लिखा गया। पर आप लोग ये ध्यान जरूर रखना कि अगर स्पेशल आपसे पूछा जाए तो मुक्त पथ को लैम्डा से और मध्य मुक्त पथ को किससे लिखा जाता है? लैम्डा बार से लिखा जाता है। दूसरा, दो क्रमागत टक्करों के मध्य मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा सरल रेखीय पथ में गति करते हुए दो क्रमागत टक्करों के मध्य या दो
में जो समय लगता है, दो टक्कर करने में जो समय लगता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन को दो क्रमागत टक्कर करने के मध्य जो समय लगता है, उस समय को अपने कहा जाता है विश्रांति काल। समय को क्या कहा जाता है? समय को कहा जाता है विश्रांति काल। क्या कहा जाता है? विश्रांति काल कहा जाता है। और इससे लिखा जाता है टो से। किससे लिखा जाता है? टो से लिखा जाता है। यानी दो क्रमागत टक्कर कर रहा है, इन टक्करों के मध्य जो पथ तय करेगा वो मुक्त पथ कहलाएगा, लैम्डा से लिखेंगे। और जो समय लगेगा उस समय को कहा जाएगा विश्रांति काल। और किससे लिखा जाएगा? टो से लिखा जाएगा। और अगर इन सभी समय का क्या निकालो आप लोग? मध्य निकालो, तो उसे कहा जाता है मध्य विश्रांति काल। क्या कहा जाता है? मध्य विश्रांति काल। और इसे किससे लिखा जाता है? टो बार से लिखा जाता है। किससे लिखा जाता है? टो बार से लिखा जाता है। देखिए आगे अपने, तो आप लोग ये ध्यान रखोगे मुक्त पथ किसे कहते हैं, मध्य मुक्त पथ किसे कहते हैं, और विश्रांति काल किसे कहते हैं, मध्य विश्रांति काल अपने किसे कहते हैं। आगे बढ़ते हैं अपने, और आगे बढ़ कर के अपने बात करते हैं अपोहय वेग के बारे में बात कर रहे हैं। तो देखिए जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? लगातार टक्कर कर रहे हैं, अपनी मर्जी से गति कर रहे हैं, टक्कर कर रहे हैं। टक्करों के दौरान जो पथ तय कर रहे हैं वो कैसा है? सरल रेखीय। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, लगातार गति करेगा, लगातार टक्कर करेगा, और टकरा करके ऊर्जा में क्या करता जाएगा? अपने क्षति करता जाएगा। परंतु अगर आप लोग क्या कर दो, इसके ऊपर विभवांतर आरोपित कर दो, विभव आरोपित कर दो, या आप बोल दो किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर रख दिया जाए, तो अब जो इनका अनियमित वेग है, उस अनियमित वेग के साथ साथ एक नियमित वेग क्या होगा? हमेशा इस पर अध्यारोपित होता रहेगा, जिससे विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में आपको क्या प्राप्त होगा? नियमित औसत वेग प्राप्त होगा। उसी को क्या कहा जाता है? अपव्यय वेग कहा जाता है। जैसे ये देखिए अपना मुक्त इलेक्ट्रॉन पॉइंट ए पर है, ए से ये यहाँ जाता है, यहाँ से ये टक्कर कर करके यहाँ पहुँच जाता है, और फिर यहाँ से टकरा करके इस साइड आता है, और यहाँ से टक्कर करके ये इस जगह पहुँचता है, फिर ये यहाँ पहुँचता है, और फिर टक्कर करता है, और इस तरीके से ये पहुँच जाता है पॉइंट बी पर। ठीक है, यानी अपना मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है वो ए से चलना शुरू करता है, और ए से पहुँचता है ये इस पॉइंट पर, यहाँ टक्कर करके ये यहाँ पहुँच जाता है, यहाँ से फिर टक्कर करके ये यहाँ पहुँचता है, और यहाँ से फिर से टक्कर करके ये यहाँ आएगा, लगातार गति करेगा, टक्कर करेगा, फिर गति करेगा, फिर टक्कर करेगा, और पॉइंट बी पर ये पहुंच जाएगा। अब आपने क्या कर दिया? इस पर विद्युत क्षेत्र आरोपित कर दिया। विद्युत क्षेत्र कौन सा आरोपित कर दिया आपने? ई वेक्टर आरोपित कर दिया है। और कौन सी दिशा में किया है आपने? इस दिशा में आरोपित किया है। यानी ये क्या है? ई वेक्टर की दिशा है। ये ई वेक्टर आपने जो आरोपित किया है, ये कौन सी दिशा में किया है? इस दिशा में आपने आरोपित किया है। बी से अपोजिट डायरेक्शन में साइड क्या किया आप लोगों ने? विद्युत क्षेत्र आरोपित कर दिया। अब क्या होगा? अब भी अनियमित वेग जरूर होगा, और टक्करें अब भी होगी, परंतु आप लोग देखोगे कि इस अनियमित वेग के साथ साथ एक नियमित वेग भी हमेशा क्या होगा? आपको प्राप्त होगा। एक नियमित वेग हमेशा क्या होगा? आप लोगों को प्राप्त होगा, और ये पहुंच जाएगा पॉइंट बी डैश पर। यानी ए डैश से चलना शुरू किया, और ये कहाँ पहुंच गया? बी डैश पर पहुंच गया। ये जो आपको दूरी प्राप्त हुई है, ये दूरी, इसके अंदर जो वेग आपको प्राप्त हुआ है, ये वेग आपको प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के लिए हर बार प्राप्त होगा। यानी विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में आपको एक परिणामी औसत वेग अवश्य प्राप्त होगा, एक परिणामी वेग अवश्य प्राप्त होगा, और इसी को क्या कहा जाता है? अपवन वेग कहा जाता है। यानी आप लोग बोल सकते हो कि आरोपित विभवांतर के कारण, आरोपित विभवांतर के कारण मुक्त इलेक्ट्रॉनों का, इलेक्ट्रॉनों लिखना, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में नियमित औसत वेग को क्या कहेंगे? अपवहन या अपवाह वेग कहेंगे। ठीक है, और किससे लिखा जाएगा? इसे वी डी से लिखा जाता है। वी और वी के नीचे क्या लिखते हैं? डी लिखते हैं। डी का मतलब ड्रिफ्ट होता है। ठीक है,
तो ये आपका क्या आ जाता है, ये आपका अपवन या अपवाह वेग आ जाता है, जिसे किससे लिखा जाता है, वी डी से लिखा जाता है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि अपवन वेग या अपवाह वेग किसे कहते हैं, तो अपने क्या कहेंगे, अपने कहेंगे कि जो अपने पास में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में एक नियमित औसत वेग से गति करते हैं, और इसी को क्या कहा जाएगा, अपवन वेग कहा जाएगा। खास बात क्या है, ये किसकी वजह से है, ये आरोपित विभवांतर के कारण है, यानी अपने विभवांतर आरोपित कर रहे हैं, इस विभवांतर के कारण है, पहली बात। दूसरी बात, ये मुक्त इलेक्ट्रॉनों का किसकी दिशा में वेग है, ये विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में है, और इसका क्या निकालना है, अपने को औसत निकालना है, और इसी को अपने क्या कहेंगे, अपवन वेग कहेंगे। एक तो ये औसत है, दूसरा विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में, तीसरा किसकी वजह से है, जो अपने विभवांतर आरोपित कर रखा है उस विभवांतर की वजह से है। तो ये अपना क्या कहलाता है, अपवन वेग कहलाता है। ये जो अपवन वेग है, एक इलेक्ट्रॉन के लिए इसका मान अपने को कम प्राप्त होता है, परंतु असंख्य इलेक्ट्रॉन होने के कारण आपको बहुत ज़्यादा मान जो है वो प्राप्त होता है, जिसकी वजह से अपनी धारा जो है वो काफ़ी तेज़ी से प्रवाहित होती है। ठीक है, अब अपने आगे बात करते हैं। यहाँ से आपको क्या क्या याद रखना है, देखना, आपको अपवन वेग की परिभाषा याद रखनी है, जो मुक्त पथ पर है, माध्य मुक्त पथ पर है, विश्रांति काल पर है और मध्य विश्रांति काल पर है, उन सब की परिभाषाएं आपको यहाँ से याद रखनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अपना टॉपिक है अपवाह वेग तथा विद्युत क्षेत्र में संबंध। अपवन वेग तथा विद्युत क्षेत्र में संबंध, या अपवाह वेग और विद्युत क्षेत्र जो है इसमें क्या संबंध होता है, तो अपने अगर ये संबंध व्युत्पन्न करना है तो देखिए कैसे करेंगे। मान लेते हैं कि अपने पास में जो एक मुक्त आवेश है उसका प्रारंभिक वेग कितना है, u1 है, प्रारंभिक वेग कितना है, u1 है, और उसके बाद में दूसरा जो है उसका u2 है, तीसरे का u3 है, और इस प्रकार से जो n है उसका कितना है, un है। u1, u2, u3, un ये सभी क्या है, इनके अनियमित वेग है। जिस अनियमित वेग से यादृच्छिक रूप से गति कर रहे हैं उनका मान कितना है, u1, u2, u3, u4, un है। ये कौन से हैं, ये अनियमित है और यादृच्छिक है। अब आपने क्या कर दिया है, अब आपने विद्युत क्षेत्र आरोपित कर दिया है। जैसे ही आपने विद्युत क्षेत्र आरोपित किया है, इनके आपको नियमित वेग प्राप्त होने शुरू हो जाएंगे, v1, v2, v3 और ऐसे करते करते vn आपको मिल जाएगा। और जो त्वरण होगा वो सभी का एक समान होगा, कितना होगा, a वेक्टर होगा, और इनका जो विश्रांति काल है वो मान लिया τ1, τ2, τ3 और τn है। आपको पता है कि गति की समीकरण जो होती है वो क्या होती है, पहली v बराबर u प्लस a t होती है। क्या होती है, v इक्वल u प्लस a t होती है। जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है उसके लिए अगर आप लोग लिखोगे तो क्या आएगा, v1 बराबर u1 प्लस a और τ1 आएगा। ठीक है, क्या आएगा, v1 बराबर u1 प्लस a τ1। अगर v वेक्टर लिखो तो u के भी वेक्टर लगेगा, a के भी क्या लगेगा, वेक्टर लगेगा। आगे बढ़ते हैं, दूसरे का देखें तो क्या आएगा, u2 वेक्टर a और τ2, तीसरे का v3, u3, a और τ3, और nवें का vn, un और a और τn। इस प्रकार से आपको क्या प्राप्त हो जाएंगे, वेग जो है वो प्राप्त हो जाएंगे। अब देखिए अपने अपवन वेग क्या होता है, अपवन वेग होता है कि ये जो नियमित वेग है, इन नियमित वेग का औसत जो आता है वो औसत क्या कहलाता है, अपवन वेग कहलाता है। तो अपवन वेग की परिभाषा से आप लोग क्या लिखोगे, आप लोग लिखोगे v d वेक्टर इक्वल, यानी इन सब का औसत मान किसके बराबर, देखिए u1 प्लस a और τ1 प्लस u2 a और τ2, ऐसे करते करते n आ जाएगा, u1 a और τn, और अपोन में क्या आएगा, अपोन में n आएगा, क्या आएगा, n आएगा। तो v d वेक्टर कितना आएगा, इन सबको अलग अलग लिख देते हैं, तो ये बनेगा u1, u2, u3, un बटा n।
ऐसा बनेगा, प्लस ए वेक्टर बाहर, ये बनेगा टो 1 टो 2 टो 3, और ऐसे करते करते कितना आएगा, टो n आएगा, और अपॉन में कितना आएगा, n आएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर अपने क्या लिख दिया, अपॉन वेग vd का मान लिख दिया। ठीक है, देखिए आगे, ये vd इन सब के क्या है, बराबर है। यहाँ से आप लोगों को पता है कि आपने जो ये लिखा है u1 u2 u3 अपॉन n, ये जो मान है ये कितना आएगा, 0 आएगा। ये मान कितना आएगा, 0 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि u1 u2 u3 un ये सभी कौन से वेग है, ये सभी यादृच्छिक वेग है जो बिना विद्युत क्षेत्र की वजह से प्रवाहित हो रहे हैं। ठीक है, तो ये कौन से वेग है, ये यादृच्छिक वेग है जो किसकी वजह से, ताप की वजह से या ऊष्मा की वजह से। तो आप इसे तापीय या ऊष्मीय वेग बोल सकते हो। तो ये कौन सा वेग है, ये तापीय या ऊष्मीय वेग है जो किसकी वजह से है, जो ताप या ऊष्मा के कारण है। तो इस वेग का मान कितना आ जाता है, 0 आ जाता है। क्यों आ जाता है, धात्विक चालकों में जो हम लोगों ने आवेश का प्रवाह पढ़ा था, तो हम लोगों ने एक काल्पनिक पृष्ठ खींच करके देखा था कि ये लगातार क्या करते रहते हैं, अनियमित रूप से गति करते रहते हैं, और गति के दौरान एक दूसरे से टक्कर करते रहते हैं, जिससे परिणामी मान जो आपको क्या प्राप्त होता है, 0 प्राप्त होता है। ठीक है, तो इससे आपको ये परिणामी मान कितना प्राप्त हो जाता है, 0 प्राप्त हो जाता है। और जो आपने वो लिख रखा है यहाँ टो 1 टो 2 टो n अपॉन n, ये क्या है, ये यहाँ पर इनका विश्रांति काल है। ये क्या है, टो 1 टो 2 ये सब क्या है, विश्रांति काल है। और अपने क्या निकाल रहे हैं, इसका मध्य निकाल रहे हैं। तो ये क्या है, यहाँ पर मध्य विश्रांति काल है। यहाँ ये लिख देना कि टो जो हम लोगों ने माना है, ये किसको माना है, मध्य विश्रांति काल को माना है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि मध्य विश्रांति काल को किससे लिखा जाता है, टो बार से लिखा जाता है। किससे लिखते हैं, टो बार से लिखते हैं। आपकी मर्जी है, अगर आप लोग टो से भी लिखना चाहो तो गलत नहीं है, बस बता देना कि यहाँ मध्य विश्रांति काल जो है उसको हम लोगों ने किससे लिख दिया है, टो से लिख दिया है। ठीक है, आप चाहो तो टो बार भी यहाँ लिख सकते हो। ठीक है, अगर टो बार लिख देते हो फिर तो ये लिखने की जरूरत ही नहीं, बस सीधा लिख देना। परंतु अगर आप लोग टो से लिखते हो तो ये बता देना कि हम लोगों ने मध्य विश्रांति काल को किससे लिख दिया है, टो से लिख दिया है। टो क्या है, यहाँ पर मध्य विश्रांति काल है। टो क्या है, मध्य विश्रांति काल। ये सारे मान अगर इसके अंदर रखे जाएं तो देखिए ये क्या बनता है, ये बनता है vd वेक्टर। vd वेक्टर ये मान कितना, 0 प्लस आगे कितना, a वेक्टर और कितना, टो अपॉन में कुछ आएगा ही नहीं क्योंकि n के साथ में ही है ये। तो vd कितना बनेगा, vd वेक्टर बनेगा a वेक्टर और टो। कितना बनेगा, vd इक्वल a वेक्टर और टो। ध्यान रखना, टो जो हम लोग लिखते आ रहे हैं ये टो समय के लिए लिखते आ रहे हैं, अवगुण वगैरह नहीं है, अदिश राशि के रूप में लिखा गया है। वेक्टर नहीं लगाना है आप लोगों को, इस बात का जरूर ध्यान रखना। जो टो आप लोगों ने लिखा है इसके ऊपर क्या नहीं लगेगा, वेक्टर नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि टो को हम लोगों ने किसके लिए लिखा है, समय के लिए लिखा है, काल के लिए लिखा है। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो कि जो vd आया है, इस vd का मान किसके बराबर है, अभी vd का मान है a वेक्टर और टो के बराबर। अब देखिए आपको पता है f वेक्टर किसके इक्वल होता है, f होता है ma वेक्टर के बराबर। किसके, ma वेक्टर के बराबर। तो a किसके बराबर, a होगा f वेक्टर अपॉन m के बराबर। f की बात की जाए तो f किसके बराबर होता है, q e के बराबर होता है। किसके, q e के, q की जगह माइनस e, तो ये f वेक्टर इक्वल माइनस e वेक्टर। और इसे मैं रखता हूँ पहले यहाँ, तो ये बनता है a वेक्टर इक्वल माइनस ई अपॉन एम, और इसे रखता हूँ मैं यहाँ, तो ये बनता है vd वेक्टर इक्वल और माइनस का ई अपॉन एम और टो, या vd वेक्टर इक्वल क्या लिख सकते हो अभी, माइनस का टो ई अपॉन एम, टो ई अपॉन एम और ई वेक्टर। ये संबंध आ जाता है किसमें, ई वेक्टर में और vd
वेक्टर में, अपवन वेग में और विद्युत क्षेत्र में संबंध। वी डी इक्वल टू ई अपॉन एम, और ई वेक्टर साथ में क्या लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है। ठीक है, माइनस बता रहा है कि ई वेक्टर की दिशा और अपवन वेग की दिशा दोनों क्या है, विपरीत है। विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में आपको क्या प्राप्त होता है, परिणामी वेग जो है वो प्राप्त होता है। अगर आप लोग इसका परिमाण निकालो, क्या निकालो आप लोग, इसका परिमाण निकालो। अगर परिमाण के रूप में आपको इसे लिखना हो तो आप लोग लिखोगे वी डी इक्वल टू ई अपॉन एम और ई। ठीक है, वेक्टर हटा देंगे, माइनस भी हटा देंगे क्योंकि माइनस सिर्फ दिशा को बता रहे हैं ई और वी डी की। तो क्या बनेगा, वी डी इक्वल टू ई अपॉन एम और ई, टू ई अपॉन एम और ई। ध्यान रखना ये जो वी डी लिखा गया है, ये वी और वी के नीचे छोटा सा क्या लिखना है आपको, डी लिखना है, यानी एक ही नाम है। आप चाहो तो सीधा वी भी लिख सकते हो, बस बता देना कि ये क्या है, यहाँ पर अपवन वेग है। ऐसा नहीं करना है आपको कि आप लोग वी और डी ऐसा लिख दो, ये क्या है, गलत होगा फिर। ठीक है, तो इस डी को बिल्कुल इसके साथ में छोटा सा लिखना है नीचे की ओर, वी डी एक ही नाम है ये, और टो ई अपॉन एम और ई। ये अपने पास में क्या आ जाता है, फॉर्मूला आ जाता है किसका, अपवन वेग और विद्युत क्षेत्र में संबंध का। देखिए आप लोग आगे से, इसी में आपको एक छोटा सा टॉपिक और बता देता हूँ, इसी टॉपिक से बता देता हूँ कि अगर आपको ये ऐसा ना पूछ करके आपको पूछा जाता कि अपवन वेग और विभवांतर में क्या संबंध है, यानी इसी टॉपिक को आपसे पूछा जाता, अपवन या अपवाय एक ही बात है, वेग और विभवांतर इन दोनों में क्या संबंध है, अगर ऐसा आपसे पूछा जाता तो E किसके इक्वल होता है, V अपॉन L के, किसके, V अपॉन L के। यहाँ V क्या है, विभवांतर, L क्या है, जो चालक आपने ले रखा है उस चालक की लंबाई है। यानी एक चालक है जिसकी लंबाई L है, विभवांतर कितना है, V है, और विद्युत क्षेत्र कितना है, E है। तो यही से ये बन जाता वी डी इक्वल तो ई एम अपॉन ई, और यहीं से बन जाता वी डी इक्वल क्या बनता, तो ई अपॉन एम और वी अपॉन एल। क्या बनता, वी डी इक्वल, ये बनता वी डी इक्वल तो ई अपॉन एम और वी अपॉन एल। ये किस में संबंध आता है, ये विभवांतर में और अपवन वेग में संबंध आ जाता है। अगर आपसे पूछा जाए अपवन वेग में और विभवांतर में क्या संबंध होता है, तो यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हो, इसे लिख सकते हो कि ये इनमें क्या होता है, संबंध होता है। एक आता है अपने गतिशीलता, छोटा सा टॉपिक है गतिशीलता। तो देखिए गतिशीलता का क्या मतलब है। टॉपिक है आपका गतिशीलता। टॉपिक का नाम क्या है, गतिशीलता। तो आपको पता है कि अभी जो आप लोगों ने लिखा है वी डी किसके इक्वल है, तो ई अपॉन एम और ई के इक्वल है। ये किसका सूत्र है, ये अपवन वेग और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध है। देखिए यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे, या तो विद्युत क्षेत्र में अपवन वेग में संबंध, या विभवांतर में अपवन वेग में, या अपवन वेग में और धारा में। यानी अपवन वेग का किसके साथ संबंध, अपवन वेग का धारा के साथ, विभव के साथ, या फिर जो विद्युत क्षेत्र है इनके साथ में संबंध, या फिर गतिशीलता सीधा आपसे पूछा जा सकता है। तो अभी आपने लिखा वी डी किसकी इक्वल है, तो ई अपॉन एम और ई के इक्वल है। या सदिश रूप में लिखते तो आपको पता है वी डी वेक्टर किसके इक्वल है, तो ई एम और ई वेक्टर के इक्वल है। यहाँ से अगर आप देखो तो ये जो हम लोगों ने लिख रखा है तो ई अपॉन एम, ये क्या है, एक नियतांक है। ये क्या है, एक नियतांक है। क्यों नियतांक है, तो देखो ये तो m है, जो आवेश है उसका द्रव्यमान है, द्रव्यमान नियत रहता है। ये क्या है, आवेश है, आवेश का मान नियत रहता है। और टो क्या है, टो यहाँ पर माध्य विश्रांति काल है, और विश्रांति काल डिपेंड करेगा जो आपने पदार्थ ले रखा है उसकी प्रकृति पर। ठीक है, किस प्रकार का पदार्थ ले रहा है उसकी प्रकृति पर ये क्या करता है, निर्भर करता है। तो ये जो राशि आपकी बनती है ये क्या बनती है, कांस्टेंट बनती है, यानी नियतांक बनती है। और इस नियतांक को कहा जाता है गतिशीलता। क्या कहा जाता है,
गतिशीलता। और किससे लिखा जाता है? म्यू से इसे लिखा जाता है। तो ये बन जाता है क्या? वी डी इक्वल म्यू ई। क्या बनता है? वी डी इक्वल म्यू ई बनता है, वी डी इक्वल म्यू ई। और ये म्यू क्या कहलाता है? गतिशीलता, यानी म्यू किसके इक्वल? ये वी डी अपॉन ई के इक्वल। म्यू किसके इक्वल है? वी डी अपॉन ई के इक्वल है। यानी जो अपवन वेग है और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, इन दोनों का अनुपात क्या कहलाता है? गतिशीलता कहलाता है। अगर आपसे पूछा जाए गतिशीलता किसे कहते हैं, तो आप लोग बताओगे कि अपवन वेग, अपवहन वेग तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात क्या कहलाता है? गतिशीलता कहलाता है। अपवन वेग तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात क्या कहलाता है? गतिशीलता कहलाता है। ठीक है, गतिशीलता किस पर डिपेंड करती है? तो आपको पता होना चाहिए गतिशीलता जो है किस पर डिपेंड करेगी? गतिशीलता डिपेंड करती है पदार्थ की प्रकृति पर। किस पर? पदार्थ की प्रकृति पर और ताप पर। ताप पर निर्भर करती है, और जो पदार्थ आपने ले रखा है उस पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करती है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, गतिशीलता किस पर निर्भर करती है? पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है और ताप पर निर्भर करती है। कौन? गतिशीलता। इसके साथ साथ आप लोग गतिशीलता के मात्रक और विमा के बारे में भी याद रखना। गतिशीलता जो है, इस गतिशीलता के मात्रक और विमा, ठीक है, आप निकाल लेना मात्रक और विमा इसकी मात्रक और विमा जो है वो क्या आते हैं। इन दोनों के बारे में भी आप लोगों को पता होना ज़रूरी है। ठीक है, देखो निकालोगे कहाँ से? जैसे ये लिख रखा है, क्या लिख रखा है? म्यू इक्वल वी डी अपॉन ई। इस बात का जरूर ध्यान रखना आप लोग, मात्रक और विमा आप लोगों से किसी की भी पूछी जा सकती है, वो चाहे अपने सोल्व करते समय लिखें या ना लिखें, आपसे किसी का भी मात्रक और किसी की विमा जो है एग्जाम में पूछी जा सकती है। आपको विमा निकालनी और मात्रक निकालना अवश्य आना चाहिए। जैसे यहाँ आपसे पूछा जाए कि गतिशीलता जो है इसका मात्रक क्या होगा, तो ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है म्यू इक्वल वी डी अपॉन ई। क्या लिखा हुआ है? म्यू इक्वल वी डी अपॉन ई। वी डी ये क्या है? अपवन वेग है। क्या है? अपवन वेग है। अपवन वेग ये कुछ भी हो है तो क्या? वेग है। और ये क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। यानी आप लोग इसे क्या लिख सकते हो? V अपॉन एल। ये क्या है? ये है विभवांतर, और L क्या है? लंबाई। क्या है? लंबाई। अब आप लोग आराम से इसके मात्रक और विमा जो है उसे लिख सकते हो। कैसे? जैसे देखो ऊपर क्या आएगा? ऊपर आएगा वेग, नीचे आ गया विभवांतर, और लंबाई है कहाँ चली जाएगी? ऊपर चली जाएगी। वेग की बात करें, वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकंड। क्या होता है? मीटर पर सेकंड। ये क्या है? विभवांतर, और विभवांतर को किससे लिखते हो? भी किससे लिखते हो? वोल्ट से। और ऊपर क्या लिखा हुआ है? लंबाई, यानी फिर से किसका मात्रक? लंबाई का मात्रक। तो ये क्या बनता है? ये बनता है मीटर स्क्वायर पर वोल्ट इनटू सेकेंड। ये क्या बन जाता है? इसका मात्रक बन जाता है, यानी मीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट इनटू सेकेंड। ये यहाँ पर क्या है? इसका मात्रक है। किसका मात्रक है? ये गतिशीलता का मात्रक है। इसी प्रकार से आप लोग क्या निकाल सकते हो? इसकी विमा जो है वो निकाल सकते हो। आप लोग विमा इसकी निकाल लेना, ठीक है। और यहाँ से आप लोग चाहते तो सीधा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से भी आप लोग इसे सोल्व कर सकते हो, ठीक है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से सोल्व करो, या आप लोग इसे V अपॉन L से सोल्व करो, ठीक है। मात्रक सभी प्रकार के आपको निकालने आने चाहिए। ज़रूरी नहीं है आपको यही मात्रक दिया जाए और इसी से आगे पूछा जाए, कोई भी मात्रक आपको दिया जा सकता है, इसलिए मात्रक निकालने आप लोगों को आने ज़रूरी है। तो ये अपना टॉपिक था गतिशीलता। गतिशीलता क्या होती है? तो ये जो लिखा हुआ है टो E अपॉन M, ये क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। और इस कांस्टेंट को ही क्या कहा जाता है? इस कांस्टेंट को ही कहा जाता है गतिशीलता। अगर गतिशीलता की परिभाषा एग्जाम में आती है तो आप लोग लिखोगे VD इक्वल म्यू ई अपॉन VD इक्वल म्यू ई, और म्यू किसके इक्वल? VD अपॉन ई के इक्वल। ये जो म्यू है ये क्या है? गतिशीलता है, यानी
अपवन वेग और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दोनों का अनुपात क्या कहलाता है? गतिशीलता कहलाता है। सबसे इंपॉर्टेंट किस पर निर्भर करती है? गतिशीलता निर्भर करती है पदार्थ जो है उसके ताप पर और पदार्थ की प्रकृति पर। ताप और प्रकृति इन दोनों पर गतिशीलता क्या करती है? अपनी निर्भर करती है। ये कहाँ से पता लगा? ये यहाँ से अपने को पता लगा, ठीक है। बाकी इसके मात्रक आप लोग यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। बचाओ अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे।